मैं भारत को भारतीयता की मान्यताओं के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं और इसी काम की कोशिश में लगा हूं। नमस्कार दोस्तों, बीएस नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह श्रीता राजपूत। आज एक ऐसे शख्सियत की बात करते हैं, आज एक ऐसे व्यक्तित्व की बात करते हैं जिसने स्वदेशी भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ आंदोलन किया, और न कि आंदोलन किया बल्कि उसने काले धन, भ्रष्टाचार और स्वदेशी को अपनाने के लिए जन जन तक जाकर के, गांव गांव और शहर शहर जाकर के उन्होंने प्रचार प्रसार किया, जिनका नाम था राजीव दीक्षित, जिनका जन्म 30 नवंबर 1967 को उत्तर प्रदेश राज्य के अलीगढ़ जनपद की अत्रौली तहसील के नाह गांव में हुआ। उनके पिता का नाम राधेश्याम दीक्षित था, उनकी माता का नाम मिथिलेश कुमारी था। प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा उन्होंने फिरोजाबाद के एक स्कूल में ग्रहण की थी। उसके बाद इलाहाबाद शहर में जेके इंस्टीट्यूट से जो है ना बीटेक किया था, और भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एमटेक किया था, कानपुर आईआईटी से। बस कुछ समय के लिए भारत में सीएसआईआर, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में भी उन्होंने काम किया था, और उन्होंने किसी रिसर्च प्रोजेक्ट में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ भी उन्होंने कार्य करने का उनको मौका मिला था। उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट थे, बहुत सारे उनके विचार थे, बहुत सारे उनके जो उद्देश्य थे, जो वो लगातार 2009 से करते रहे। 2009 से पहले से उन्होंने एक आज़ादी बचाओ आंदोलन की स्थापना की थी। उसके बाद 2009 में बाबा रामदेव के साथ मिलकर के भारत स्वाभिमान आंदोलन के साथ जुड़ गए थे, और दोनों ने मिलकर के फिर आगे तक काम किया। राजीव भाई दीक्षित वो हैं जिन्होंने इंडिया को सबसे पहले भारत बनाया, जिसने सबसे पहले बताया कि 15 अगस्त 1947 को सत्ता का सिर्फ स्थानांतरण हुआ था, आज़ादी नहीं आई थी, स्वतंत्रता नहीं आई थी। जो आप सुनते आ रहे हैं कि भारत स्वतंत्र हो गया, आज़ाद हो गया, पहली बार राजीव भाई दीक्षित ने बताया कि भारत का सिर्फ सत्ता का स्थानांतरण हुआ था, न कि भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। जिन्होंने बहुराष्ट्रीय विदेशी कंपनियों का एमएनसी के खिलाफ गांव कस्बों में, शहरों में जाकर के 7000 से अधिक व्याख्यान दिए, और लोगों को जाकर के समझाया कि ये कंपनी देश को कैसे लूट रही है, और बहुत सी कंपनियों को भारत से भगाने में भी ये लोग ये कामयाब रहे। इतना जन आंदोलन राजीव भाई दीक्षित ने चलाया, जो गांव-गांव, शहर-शहर में जाके काम करता था, जिसने 2005-2006 में पेप्सी, कोका कोला का धंधा बंद करा दिया था, और पेप्सी कोका को टॉयलेट क्लीनर का दर्जा भी दे दिया था, और ठंडा मतलब कूल का नारा भी दिया था। ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर का नारा भी दिया था इन्होंने। तो ऐसे थे राजीव भाई दीक्षित। आज हम मैगी के जिन कारणों को लेकर के रोना रो रहे हैं, उसे राजीव भाई ने सन 2003 में ही बता दिया था, क्योंकि 2003 में ही राजीव भाई ने ये मैगी का जो रोना है, ये 2003 में उन्होंने उजागर कर दिया था, जिन्होंने पंडित नेहरू को मौलाना नेहरू बताया था, और उसका पूरी तरह से पर्दाफाश कर दिया था। राजीव भाई थे तो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिक था, लेकिन उन्होंने धर्म, इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, व्यापार, विदेशियों की लूट, खादानों की लूट, रक्षा अनुसंधान, आयुर्वेद, योग, उपनिषद, ग्राम विकास, ऊर्जा विज्ञान, खेती, दवाएं, सब पर बहुत सी बारीकी से अध्ययन किया और सबको बताया। उनको बहुत नॉलेज था, वो ज्ञान के समुद्र थे, ज्ञान के महासागर का, वो समुद्र नहीं महासागर थे। श्री राजीव भाई एक वैज्ञानिक थे और ज्ञान के भंडार थे, जिस पर उन्होंने कभी भी घमंड नहीं किया, और जिसे वो हकीकत को जानने की कोशिश किया और सबको बताया भी। जिन्होंने कोर्ट में गोहत्या के खिलाफ मुकदमा में लड़ा, और वो सबसे बड़ा कोर्ट का जो इतिहास का जो सबसे बड़ा मुकदमा था, गोहत्या का मुकदमा जो था, जिसने पूरे बॉलीवुड को अकेले ही चैलेंज किया। ये जो बॉलीवुड के जो भांड हैं, इनको चैलेंज करने वाले राजीव दीक्षित जी भाई पहले थे, जो उन्होंने पहले अकेले ही उन्होंने जो है ना इसको चैलेंज किया। और एक प्रखर वक्ता तो थे ही थे, जिन्होंने कठिन ज्ञान को भी सरल भाषा में व्याख्यान के जरिए लोगों को समझाया, लोगों तक पहुँचाया, लोगों की बुद्धि में उनको बैठाया। जिसके व्याख्यानों से पूरा अमेरिका डरता था, जिसके नाम से ब्रिटेन की संसद में बहस होती थी कि ये कौन राजीव दीक्षित नाम की कौन चीज़ आ गई भारत के अंदर में।
तो ये ब्रिटेन की संसद के अंदर भी उनके नाम से जो है ना बहस होती थी। ऐसे राजीव भाई का व्यक्तित्व था इस भारत के अंदर। आज उनका चला जाना एक बहुत बड़ी दुख की बात है। आज के युग में, आज के समय में, आज की जो ये क्रांति का जो दौर है, आज ये राजनीतिक जो क्रांति का जो दौर है, इसमें राजीव भाई दीक्षित का होना बहुत जरूरी था। बस बदकिस्मती की राजीव भाई दीक्षित आज हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि उनको किसी षड्यंत्र के तहत मरवा दिया गया था। जिसने चाइना के कान खड़े कर दिए थे अपने व्याख्यानों से, जिसने मनमोहन सिंह और कांग्रेस की पोल खोल दी थी, कांग्रेस सरकार थर्राती थी राजीव भाई दीक्षित के नाम से, जिसका आज तक कोई भी टीवी चैनल में इंटरव्यू तो छोड़ो, एक फोटो तक भी टीवी में नहीं दिखाया गया, जिसने भारत में वंदे मातरम को दोबारा बुलवा दिया था। ऐसे थे राजीव भाई दीक्षित, जिसमें दिमाग में भारत के पिछले 1500 वर्ष से और जिस विश्व के सभी देशों का 500 वर्ष का इतिहास मौखिक रूप से याद था, जिसके कारण उन्हें चलता फिरता कंप्यूटर भी कहा जाता था। जिसने भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वाले सभी शहीदों के बारे में पूरी दुनिया को, पूरे भारतवासियों को अवगत कराया। भारत की लूट के रहस्य, विदेशों के काला धन को सबसे पहले खुलासा करने वाले राजीव भाई दीक्षित थे। राजीव भाई दीक्षित ने शादी नहीं की, पूरा जीवन जनसेवा में राजीव भाई दीक्षित ने कर दिया। जब राजीव भाई दीक्षित ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, वैट, टैक्स और WTO के बारे में जब भी कभी व्याख्यान करते तो ऐसा लगता था वो इस प्रकार से बोलते थे जैसे कि बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय जो है वैज्ञानिक हैं, बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र हैं। राजनीति का इतना गहरा नॉलेज था, वो भी इंटरनेशनल राजनीति का इतना गहरा नॉलेज था कि आज तक किसी को नहीं हुआ। एक प्रकार के आज के कलयुग के, आज के आधुनिक भारत के चाणक्य कहे जाते थे। ऐसा व्यक्तित्व भारत में होना बहुत मुश्किल है। राजीव भाई का जो ज्ञान था वो इतना अथाह समुद्र था, समुद्र नहीं महासागर था। जहाँ भी राजीव भाई कहीं भी निकलते थे, सिंपल सा साधारण सा रहना, कोई घमंड नहीं, कोई VIP ट्रीटमेंट नहीं, कोई अलग सी सुविधा नहीं, अकेले ही कुर्ता पजामा पहना, एक झोला बगल में टांगा और चल दिए। जहाँ भी राजीव भाई खड़े होकर के अपना व्याख्यान करते थे, वहीं पर जो है ना कारवा बन जाता था। उनको किसी को बुलाने की जरूरत नहीं होती थी, उनका नाम ही बहुत था। जहाँ भी राजीव भाई रुकते थे वहीं पे लोगों की भीड़ हो जाती थी, वहीं पे राजीव भाई अपना व्याख्यान देना शुरू कर देते थे। इतनी बड़ी शिक्षा पाने के बावजूद भी, इतनी बड़ी एजुकेशन पाने के बाद में भी, फ्रांस से PhD करने के बावजूद भी, अगर वो चाहते तो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सकते थे। लाखों करोड़ों रुपए कमा के, लाखों करोड़ों की कार में, लग्जरी घर में रह के अपना जीवन बिता सकते थे। लेकिन उन्हें इतनी शिक्षा पाने के बावजूद भी उन्होंने समाज सेवा का रास्ता चुना, उन्होंने राष्ट्र सेवा का रास्ता चुना। तो ये थे ऐसे होते हैं क्रांतिकारी, ऐसे होते हैं राष्ट्र प्रेमी। क्रांतिकारियों के बाद पहले के ज़माने में जो क्रांतिकारी था आज़ाद हिंद, जब आज़ादी के समय के, वो क्रांतिकारियों का मतलब दूसरा था। जो वो देश के अंदर मजबूरी थी, देश को आज़ाद करवाना था अंग्रेजों से। आज जो क्रांति का जो उन्होंने बिगुल बजाया था, वो क्रांति का बिगुल उन्होंने आज बजाया था देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ, देश में व्याप्त बुराई के खिलाफ, देश में व्याप्त गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी के खिलाफ, और काले धन के खिलाफ, और विदेशी कंपनियों के खिलाफ। राजीव भाई का नारा था कि देशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ और विदेशी कंपनियों का बहिष्कार करो। और इसकी वजह से काफ़ी सारी कंपनियां विदेश को छोड़ करके जाने लगी थी। उनके व्याख्यान से वो इतने पीछे पड़ गए थे मल्टीनेशनल कंपनियों के, कि कोका कोला कंपनी को एक बार इतना मंदा आ गया था, इतना भयंकर मंदा आ गया था कोका कोला कंपनी के अंदर, बहुत ज़्यादा घाटा खाना पड़ा था कोका कोला कंपनी को। लेकिन उनके अंदर इतना ज्ञान था, कोई भी उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं था, कोई भी उनका सवालों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि मीडिया भी उनको दिखाती नहीं थी। लेकिन उसके बाद में आज़ादी बचाओ आंदोलन के संस्थापक थे। उसके बाद में 2009 में जो बाबा रामदेव ने जो भारत स्वाभिमान आंदोलन बनाया, उसमें जुड़ गए। धीरे धीरे बहुत दोनों ने मिलकर के काम किया, दोनों का मोटिव एक था, रास्ता एक था, दिशा भी एक थी। लेकिन आगे चल के धीरे धीरे क्या हुआ कि बाबा रामदेव की और भाई राजीव दीक्षित की कुछ अनबन होने लगी, क्योंकि बाबा रामदेव की बजाय राजीव भाई दीक्षित ज़्यादा फेमस होने लगे थे, क्योंकि वो ज्ञान के अथाह भंडार थे। वो जहाँ भी जाते थे राजीव भाई को सुनने के लिए लोगों का तांता लग जाता था। तो मुझे लगता है कि बाबा रामदेव इस बात से जलने लगे थे। और जैसे ही आखिरी बार जो भिलाई में गए थे व्याख्यान देने के लिए, उस दौरान साजिश के तहत, मैं उसको साजिश कहूँगा, साजिश के तहत उनको जो ना जहर दे दिया गया और उनकी गाड़ी में ही उनको जो ना अटैक आया और वो मर गए।
ताजो की बात मरने के बाद में उनकी डेड बॉडी का ना पोस्टमार्टम करवाया गया, ना मीडिया ने कवरेज दिया, ना उनको कभी टीवी में दिखाया गया, ना समाचारों में न्यूज में दिखाया गया, और ना उनके घर वालों को बुलाया गया। आनंद फार्म में, हरिद्वार ऋषिकेश में पतंजलि योगपीठ के अंदर ही उनका जो है दाह संस्कार कर दिया गया। उसके बाद काफ़ी उनके जो फॉलोवर्स थे, काफ़ी फॉलोवर्स ने आवाज़ उठाई कि राजीव भाई दीक्षित का जो पोस्टमार्टम होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ। काफ़ी फॉलोवर्स ने आवाज़ उठाई, लेकिन सुना नहीं, क्योंकि आनंद फानंद में उनका दाह संस्कार कर दिया गया। लेकिन आज ऐसे क्रांतिकारी, राजीव भाई दीक्षित जैसे क्रांतिकारियों के लिए पूरे भारत को आवाज़ उठानी चाहिए, और राजीव भाई दीक्षित की मौत की सीबीआई जांच की मांग करनी चाहिए, और राजीव भाई दीक्षित के लिए भारत रत्न की मांग करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्तित्व है, ऐसा निखरा हुआ व्यक्तित्व का आज के आधुनिक युग में कोई भी क्रांतिकारी होना, इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद शादी नहीं की, उन्होंने घर परिवार छोड़ दिया, उन्होंने राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, और उसके बाद में इतना धोखे से उनको मार दिया गया। तो ऐसे क्रांतिकारी को, ऐसे राष्ट्र प्रेमी को, ऐसे समाज प्रेमी को, जिसने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अपने बलिदान दे दिया, अपने प्राणों की आहुति दे दी, ऐसे आदमी को कभी भुलाना नहीं चाहिए। हर बार जो है ना, हर साल उनके जो है ना, उनके जयंती के ऊपर व्याख्यान होने चाहिए। आज के दिन उनकी जन्म जयंती भी है, क्योंकि 30 नवंबर 1967 का उनका जन्म हुआ था, और 30 नवंबर आज के ही दिन 2010 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनकी जन्म जयंती की खुशी मनाऊं या उनकी मृत्यु का दुख मनाऊं, ये समझ में नहीं आता है। दोनों ही चीज़ें आज मनानी जरूरी है, क्योंकि एक तरफ खुशी है कि उनका जन्म आज के दिन हुआ था, स्वदेशी का आंदोलन करने वाले, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने वाले, काले धन के खिलाफ बोलने वाले, ऐसे महान क्रांतिकारी का आज के दिन जो ना जन्म हुआ था, और आज ही के दिन ऐसे महान क्रांतिकारी को देश की भूमि को छोड़ करके जाना पड़ा, बड़े दुख की बात है। और मारा भी उन्हीं लोगों ने जिन लोगों के साथ वो काम करते थे, क्योंकि किसी की भी प्रसिद्धि, किसी की भी कामयाबी किसी को सहन नहीं होती है। ये कड़वा सत्य है हमारे देश का नहीं, पूरे विश्व का ये कड़वा सत्य है। जो व्यक्ति कामयाब होता है उसके पीछे लोग पड़ जाते हैं, उसको करने नहीं देते हैं। वो समाज के लिए अच्छा चाहते, वो एक समाज सुधारक थे। वो दयानंद सरस्वती के दूसरे अवतार थे। महर्षि दयानंद सरस्वती के अवतार के रूप में धरती पर जन्म लिया था उन्होंने। उनका बोलने चालने का तरीका, उनकी शान शक्ल, उनका बिहेवियर, उनका बोलने का की जो भाषा शैली थी, कहीं से भी आप देख लें उनकी सादगी, इतना सिंपल लाइफ, सिंपल कपड़े पहनना, सिंपल भाषा बोलना, सिंपल तरीके से रहना, होटल में नहीं ठहरना, अनाप शनाप उल्टी सीधी चीज़ें नहीं खाना, सिंपल खाना कभी भी। इसलिए वो 20 साल तक लगातार कभी उनको बुखार भी नहीं हुआ था। जिस व्यक्ति को 20 साल तक बुखार नहीं आया, उस व्यक्ति को अटैक कैसे आ सकता है। जो व्यक्ति जहाँ भी व्याख्यान करने जाता था, वो कुछ जगह तो फ्री में दवाई बांटते थे, कुछ जगह रेट से भी कम, कीमत से भी कम पैसे में दवाइयाँ देती और समाज सेवा करते थे। वो सिर्फ आयुर्वेद को बढ़ावा देना चाहते थे और स्वदेशी को बढ़ावा देना चाहते थे, विदेशी कंपनियों का, विदेशी प्रोडक्ट का बहिष्कार करना चाहते थे, और वो एलोवेरा का बहिष्कार करना चाहते थे। लेकिन ये जो एलोवेरा की जो कंपनियां हैं, ये इस देश से जाने का नाम लेते, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ा मार्जिन है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ा घोटाला है। एलोवेरा नहीं, एलोपैथी की जो दवाइयाँ आती हैं, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसमें बहुत बड़ा मार्जिन मिलता है। इसमें 20,000% का मार्जिन होता है एलोपैथी के अंदर, जो कुछ नेताओं के और अफसरों के अंदर बांट दिया जाता है। कुछ हॉस्पिटल के डॉक्टर को कमीशन चला जाता है, कुछ मेडिसिन वाले को, जो ड्रग्स और जो मेडिसिन के जो स्टोर हैं, उनको कमीशन चला जाता है। तो इस प्रकार से बहुत बड़ी बंदरबाट होती है। तो कोई भी एलोपैथी के जितना बड़ा ये गैंग है, एक बहुत बड़ी लॉबी है ये, जो अभी भारत में भी एक है, इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूट, इंडियन IMA जो है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है, एक प्राइवेट संस्था है। तो एक ये प्राइवेट संस्था है जिसके अंडर में ये सब काम होता है। ये बहुत बड़ा गैंग है जो इस प्रॉफिट को इस प्रकार से बांटता है। जब इस प्रकार के लोग जब खड़े हो जाएंगे, जब किसी का हक मरने लगा, जब किसी के खिलाफ बोलने लग जाएगा कोई आदमी। राजीव भाई दीक्षित ने सत्ताओं को हिला कर रख दिया था, सत्ताओं के चूल्हे हिला कर रख दी थी, विदेशों को हिला कर रख दिया था, विदेशी कंपनियों के चूल्हे हिला कर रख दी थी। क्यों नहीं ऐसे आदमी को मारा जाएगा? इसलिए ऐसे आदमी को कोई आदमी जिंदा नहीं रहने देता है। और राजीव भाई दीक्षित की मौत का कारण भी उनका बेबाक तरीके से विदेशी कंपनियों का बहिष्कार करना, विदेशी कंपनियों के खिलाफ बोलना, सरकारों के खिलाफ बोलना, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना, काले धन के खिलाफ बोलना। ये बोलना जो उनका तो सच्चाई थी, जो सच बोलते थे, वही उनका जो दुश्मन बना। क्योंकि सच बोलने वाले को इस देश में जीने का अधिकार नहीं है। झूठ बोलने वाले, फ्रेब करने वाले, षड्यंत्र करने वाले, कालाबाजारी करने वाले, लूटपाट करने वाले, इन लोगों का बोलबाला है भारत के अंदर। और जो ईमानदार टाइप के लोग हैं, जो समाज को बताना चाहते हैं, जो समाज के लिए काम करते हैं, जो समाज सुधारक हैं, ऐसे लोगों का
इस देश में रहने का कोई धर्म नहीं है, ऐसे लोगों को लोग रहने नहीं देते हैं। उसमें सरकारों का भी षड्यंत्र रहा है और कहने वाले लोग तो ये भी कहते हैं कि बाबा रामदेव का पूरा हाथ है। ये तो अभी सच क्या है और झूठ क्या है तो भगवान जाने। इसकी जब कभी सीबीआई जांच होगी तब पता चलेगा। और मैं फिर एक बार सभी देशवासियों से आह्वान करता हूं कि राजीव भाई दीक्षित की मौत का सीबीआई जांच की मांग करनी चाहिए और उनको भारत रत्न दिलाने की मांग करनी चाहिए। ऐसे थे हमारे भाई राजीव दीक्षित जी, इस भारत के, इस आधुनिक कलयुग के भारत के महान क्रांतिकारी, जिनको हमेशा हमेशा याद करते रहना चाहिए और उनके वाणी को, उनके विचारों को कभी मरने नहीं देना है। सभी भारतवासियों को उनके व्याख्यान, उनके विचार, उनकी वाणी को ऐसे ही फैलाते रहना सोशल मीडिया के थ्रू, ताकि उनके विचार, उनकी वाणी और उनकी सोच, उनके लक्ष्य हमेशा जिंदा रहें। जब तक ये जमीन रहे, जब तक ये सूरज चांद सितारे रहें, जब तक राजीव भाई दीक्षित के विचार जिंदा रहें। राजीव भाई जिंदा रहे। राजीव भाई जिंदाबाद, राजीव भाई जिंदाबाद, राजीव भाई जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।